नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। तो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज थी उनमें अपन ने वर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कुछ देखा था और एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो आपकी वाटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, और वाटर कंटेंट भी किससे रिलेटेड था? वाटर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन है किससे? एयर के साथ, कि एयर कितना प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। ठीक है, अब देखो इस AC का फॉर्मूला क्या होता है? इसको AC को एयर कंटेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। A फॉर एयर, C फॉर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। ठीक है, और 100 ना लगाओगे तो वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वो किसके बराबर होता है? AC के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VA अपॉन VV बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एयर कंटेंट का फॉर्मूला। तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला आपके पास में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। आगे बात समझ में आगे नहीं आगे? अब देखो यहां पे एक रिलेशन लिखा हुआ है S प्लस AC इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए दोस्त ये रिलेशन आपका आया कहां से है? तो देखो AC का फॉर्मूला अपन ने देख लिया, VA अपॉन VV होता है। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं S की बात करूं तो S को अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यही तो फॉर्मूला होता है डेसिमल के अंदर, और आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर दो। इसी के बाद अपन ने वॉइड्स, वाटर और एयर तीनों के बीच में एक रिलेशन देखा था, और वो रिलेशन क्या था? VV बराबर VA प्लस VW, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूं? VV का डिवाइड कर देता हूं। इधर भी VV का डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में भी किसका डिवाइड कर दिया? VV का डिवाइड कर दिया। अब देखो VV अपॉन VV तो कितना बन जाएगा? 1। यहां से मैं VV को अलग अलग कर सकता हूं। यदि मैं अलग अलग करूंगा तो इधर क्या बनेगा? VA अपॉन VV, और इधर मेरा क्या बन जाएगा? VW अपॉन VV। ठीक, अब देखो VA अपॉन VV किसके बराबर है दोस्त? AC के बराबर है। VA अपॉन VV किसके बराबर? AC के। तो देखो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? 1 बराबर AC प्लस VW अपॉन VV क्या बनेगा? VW अपॉन VV क्या बन जाएगा? S। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी? AC प्लस S इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। तो AC प्लस S बराबर कितना होता है? 1। जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाए किसी सॉइल का जो एयर कंटेंट है उसकी वैल्यू है 70%, तो बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? ठीक है, तो AC की वैल्यू 70%। 70% को यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में कितना आ जाएगा? 70 अपॉन 100। 70 अपॉन 100 करोगे, 0 से 0 चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 0.7। ऐसा आपको डिटरमाइन करना है। तो AC कितना हो गया? 0.7 प्लस S बराबर 1। तो S बराबर 1 माइनस 0.7, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3। और यदि परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से कर लो मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। तो सिंपली जो एयर कंटेंट है वो एयर कंटेंट बताएगा कि जो आपके पास में वॉइड्स प्रेजेंट है उन वॉइड्स में कितने परसेंटेज की एयर प्रेजेंट है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको बताएगा कि जो आपके पास में वॉइड्स प्रेजेंट है उनके अंदर कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? जितना परसेंटेज वाटर है वॉइड्स में वो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और जितना परसेंट एयर है वॉइड्स में उसको क्या बोलते हैं? एयर कंटेंट बोलते हैं। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट अपने पास में प्रॉपर्टी आती है परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या आती है? परसेंटेज एयर वॉइड, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं NA से। ठीक है, अब देखो N तो अपन ने किसको लिखा था? पोरोसिटी को लिखा था, और NA अपन किसको लिखते हैं? परसेंटेज एयर वॉइड को लिखते हैं। अब देखो परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर। किसका वॉल्यूम दोस्त? एयर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
सॉइल का टोटल वॉल्यूम। यदि वर्ड्स के रेस्पेक्ट में देखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर तो क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट। और यदि आप वॉल्यूम देख रहे हो सॉइल के रेस्पेक्ट में तो आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज एयर वॉइड बन जाएगा। तो सिंपली NA का फॉर्मूला क्या आ गया, VA/V आ गया। तो NA का फॉर्मूला आपके पास में आ गया VA/V। और यदि आपको इसकी वैल्यू परसेंटेज में चाहिए तो इसको आप 100 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, फिर आपके पास में नेक्स्ट थिंग आती है कि जो आपके पास में परसेंटेज एयर वॉइड है जिसको अपन NA से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा आपके पास में पोरोसिटी है, और तीसरा आपके पास में जो एयर कंटेंट है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज एयर वॉइड्स का तो फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है, NA बराबर VA/V। दूसरा आपके पास में चीज आता है एयर कंटेंट। अब देखो एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या आता है, VA/VV। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में थिंग्स आती है पोरोसिटी। एन को क्या लिखते हैं, पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VV/V। ये तो फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इसको देखो रिलेट कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पे आइए, यहां पे मेरे पास में फॉर्मूला था NA बराबर VA/V। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, VV का मल्टीप्लाई करता हूं, VV का डिवाइड करता हूं। VV का मल्टीप्लाई कर दिया, VV का डिवाइड कर दिया। क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, इस इक्वेशन में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर जो क्वांटिटीज है उनको थोड़ा क्या करता हूं, रीअरेंज करता हूं। रीअरेंज करके मैंने VA को VV के साथ ले लिया अपॉन वाले, तो यहां पे क्या बन जाएगा, VA/VV इनटू पीछे क्या बच गया, VV अपॉन में कितना रह गया, V। ठीक, अब देखो इधर आओ, VA/VV किसके बराबर है बताओ दोस्त, VA/VV किसके बराबर है, AC के, इनटू का इनटू। VV/V किसके बराबर है बताओ, VV/V किसके बराबर है बताओ, VV/V बराबर है किसके, पोरोसिटी के। और ये इक्वल में किसके चल रहा था, NA के इक्वल का चल रहा था। तो आपको इन तीनों में से दो क्वांटिटीज दे रखी होगी, तीसरी पूछ लेगा, पोरोसिटी देगा, एयर कंटेंट देगा, पूछ लेगा परसेंटेज एयर वॉइड्स बताओ, या परसेंटेज एयर वॉइड देगा, पोरोसिटी देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, एयर कंटेंट पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा रिलेशन ध्यान के अंदर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टीज कौन सी आती है, बल्क यूनिट वेट। तो इससे पहले मैं थोड़ी आपसे जनरल बात करता हूं कि एक आपके पास में होता है मास, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जिसकी यूनिट यदि आप MKS के अंदर देखोगे तो आपके पास में आती है किलोग्राम, और CGS के अंदर देखोगे तो यूनिट क्या आती है, ग्राम। MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS बोले तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ठीक, उसके बाद में एक आपके पास में आता है वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं, भार। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और भार क्या होता है, भार होता है द्रव्यमान इनटू गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान को अपन रिप्रेजेंट करते हैं m से, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं g से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से। और द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसको अपन बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल, फोर्स बोलते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को अपन रिलेट कैसे करने वाले हैं, तो वेट है, जो भार है, वो तो होता है m इंटू जी, और मास केवल क्या होता है, m होता है। आई थिंक इसके अंदर आपको किसी को भी दिक्कत नहीं रही होगी। उसके बाद में एक अपने पास में चीज आती है वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन
क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। और सीजीएस के अंदर लोगे तो कितनी बन जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बन जाएगी आपके पास में, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, यदि मैं द्रव्यमान के अंदर आयतन का भाग दे दूं, कहने का मतलब है कि मास के अंदर यदि मैं वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में जो टर्म निकल के आती है उस टर्म को अपन बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। वेट और वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं मैं, इससे जो क्वांटिटी निकल के आती है उसको बोलते हैं अपन यूनिट वेट। क्या बोलते हैं, यूनिट वेट, जिसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर गामा से रिप्रेजेंट करते हो। किससे करते हो, गामा से। या फिर आपने देखा होगा स्मॉल w से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक इन सब बातों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, एक आपके पास में टर्म आएगी डेंसिटी, दूसरी आपके पास में टर्म आएगी यूनिट वेट। क्या आएगी, यूनिट वेट। तो देखो ये होता क्या है, यूनिट वेट और डेंसिटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट वेट की। किसकी बात करते हैं, यूनिट वेट। यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। किससे रिप्रेजेंट करता है, गामा से। अब देखो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बटा वॉल्यूम। वेट बटा वॉल्यूम मतलब भार बटे आयतन। और भार किस में मेजर किया जाता है भैया, मैंने बताया था अभी, न्यूटन के अंदर। किसके अंदर, न्यूटन के अंदर। आयतन किस में मेजर करता है, मीटर क्यूब के अंदर। तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। जनरली इसकी जो यूनिट रहती है वो किलो न्यूटन पर मीटर। किलो का मतलब कुछ भी नहीं है, जो वैल्यू होगी वो 10 की घात 3 से क्या हो रहेगी, गुणा होकर रहेगी। 10 की घात 3 से क्या होकर रहेगी, गुणा होकर रहेगी। ठीक है, अब देखो, अपन जो अभी नॉर्मल अपने पास में जो यूनिट वेट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं, वेट। ठीक है, भार घनत्व बोलते हैं। अब अपने पास में जो डेंसिटी जाती है ना, वो बहुत तरह की होती है। जैसे एक अपने पास में यहां पे डेंसिटी लिखा, बल्क यूनिट वेट। क्या लिखा हुआ है, बल्क यूनिट वेट। तो पहले देखो, सबको अपन क्लासिफाई कर लेते हैं। बल्क यूनिट वेट, जिसको अपन लिखते हैं गामा टी। क्या लिखते हैं, गामा टी। आगे एक आपके पास में आएगा ड्राई यूनिट वेट। क्या आएगा, ड्राई यूनिट वेट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपने गामा डी से। एक मेरे पास में टर्म आएगी सैचुरेशन यूनिट वेट। एक मेरे पास में क्या आएगा, सैचुरेशन यूनिट वेट आएगा, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा सेट। एक आपके पास में आएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं गामा सबमर्ज से। ठीक है, अब ये जो यूनिट वेट है, इन सबका एक ही फॉर्मूला है, भार बटा आयतन, भार बटा आयतन, भार बटा आयतन। बस इनमें डिफरेंस क्या है, सॉइल की कंडीशन का डिफरेंस है। अब बल्क यूनिट वेट क्या बोलते हैं, जो आपका नेचुरल सॉइल डिपॉजिट होता है। नेचुरल सॉइल डिपॉजिट का मतलब है कि जनरल केस। नेचुरल सॉइल डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जनरल केस, जिस समय सॉइल के अंदर हवा भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए और सॉलिड भी होने चाहिए। मतलब आपका 3 फेज सिस्टम, सॉलिड, वाटर, एयर तीनों प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में जो यूनिट वेट आता है वो आपका कौन सा था, बल्क यूनिट वेट होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा टी से। दूसरा मेरे पास में आता है ड्राई यूनिट वेट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि सॉइल का यूनिट वेट निकालना है जब सॉइल कैसी हो, ड्राई हो। अब जब आपकी सॉइल ड्राई होगी तो उस सॉइल के अंदर वाटर तो होगा नहीं, ओनली सॉलिड होगा, और दूसरा कौन होगा, एयर होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है सैचुरेशन यूनिट वेट। निकालना तो वही है, भार बटे आयतन, लेकिन सॉइल आपकी अभी कैसी रहेगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, सॉलिड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है, सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर, जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसके अंदर फ्लोट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। उस कंडीशन में जो यूनिट वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है। तो जैसा आपका कंडीशंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, यूनिट वेट निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की।
अब मैंने बताया बल्क का मतलब सॉइल आपका नेचुरली डिपोजिट, मतलब उसमें सॉलिड भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए। ठीक, अब जो सॉलिड का वेट आ रहा है उसको मैं लिख देता हूं WS, वाटर का जो वेट आ रहा है उसको मैं लिख देता हूं WW, और एयर का जो वेट आ रहा है उसको मैं क्या लिख देता हूं WA। एयर का वॉल्यूम है उसको तो मैं क्या लिख देता हूं VA, वाटर का वॉल्यूम है उसको क्या लिख देता हूं VW, और सॉलिड के वॉल्यूम को क्या लिख देता हूं VS। ठीक, और पूरे वॉल्यूम को क्या लिख देता हूं कैपिटल V, और पूरे सॉइल के वेट को क्या लिख देता हूं मैं कैपिटल W। ठीक, अब इस कंडीशन में जो मेरा बल्क यूनिट वेट आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉइल अपॉन में कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब वेट ऑफ सॉइल बोले तो कैपिटल W, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोले तो कैपिटल V। ठीक, अब वेट ऑफ सॉइल देखो यहां से किसके बराबर, ये जो W दिख रहा है किसके बराबर आएगा, WS प्लस WW प्लस WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर आएगा, तो देखो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, WS प्लस WW अपॉन VS प्लस VW प्लस क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। वेट को किस में मेजर करते हैं अपन, किलो न्यूटन में, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बन जाएगी। ठीक, अब देखो क्या लिखा है यहां पे, गामा टी बल्क यूनिट वेट क्या हो गया, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट किस में मेजर करते हैं अपन, किलो न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं, वॉल्यूम किस में मेजर कर देते हैं, मीटर क्यूब में। तो ये आपका गामा टी आ गया। अब देखो W क्या है, W होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, और V क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल का टोटल वॉल्यूम, और W हो गया मेरे पास में सॉइल का टोटल वेट हो गया। ठीक, उसके बाद में देखो जैसे अपन ने यूनिट वेट देखा ना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, या फिर इसको मास डेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रो से। ठीक है, अब मैंने लिख दिया रोटी। अब देखो यूनिट वेट था वो था आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉइल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं M से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देते हैं V से। मास किसके अंदर मेजर करते हैं, kg में, अपॉन क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। यदि CGS की बात करेंगे तो मास किस में आएगा, ग्राम में, वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो जो आपके पास में डेंसिटी होती है उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखो यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है, उस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा। तो अभी देखो मैंने आपको गामा का फॉर्मूला बताया था, वेट बटे वॉल्यूम। ठीक है, वेट का मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया, द्रव्यमान इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन m इंटू जी, अपॉन वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया, v। ठीक, अब देखो जो द्रव्यमान है, जो मास है, मास में जब वॉल्यूम का डिवाइड करते हो तो मेरे पास में क्या आता है, रो आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू जी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो मेरे पास में रिलेशन क्या बन गया, यूनिट वेट इज इक्वल टू डेंसिटी घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि गामा बराबर क्या होता है, रो इंटू जी। यदि आपको यूनिट वेट दे रखा हो, डेंसिटी पूछ ले,
तो जी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डेंसिटी दे रखी हो, यूनिट वेट पूछ ले तो जी से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में रो टी का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो टोटल मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जितना सॉइल का टोटल मास है उसमें किसका डिवाइड कर दो, वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। मास को लिख दिया मैंने m से, वॉल्यूम को लिख दिया मैंने v से। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम थिंग है। जैसे डेंसिटी हो गया, यूनिट वेट हो गया, दोनों सेम थिंग, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डिफरेंस है। और जी आपने देखा होगा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होता रहता है, चेंज होता है। पोल पे चेंज अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है। आगे बात समझ में नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास में क्या आ गया, ड्राई यूनिट वेट। क्या आ गया, ड्राई यूनिट वेट। अब यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ड्राई कंडीशन है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे अपन, डी लगा देंगे। ठीक है, अब ड्राई यूनिट वेट देखना है, मतलब सॉइल कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। अब सॉइल सूखी है तो उसके पास में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए बताओ। अब देखो सॉइल है तो सॉलिड तो होगा ही होगा। सॉइल सूखी है, सूखी का मतलब पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, इसका मतलब जो वॉइड्स है, जो रिक्तिका है, उसमें कौन प्रेजेंट होगा, एयर। तो वॉल्यूम क्या आएगा, Vs। यहां पे कितना आएगा, Va। वेट कितना आएगा, Ws, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर कितना आ जाएगा, Wa। और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वेट। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब मुझे मान लो डिटरमाइन करना है गामा डी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, जो सूखी सॉइल है उसका वेट कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। अब जो आपको ये डायग्राम में जो ड्राई सॉइल दिख रहा है, इसका वेट मैंने कितना एज्यूम कर रखा है, W। वॉल्यूम मैंने कितना एज्यूम कर रखा है, V। ठीक, अब इस डायग्राम से आप देख के बताइए कि जो ये W है ये किसके इक्वल रहेगा। तो W आपका किसके इक्वल रहेगा, WA प्लस WS के इक्वल। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, WS प्लस WA अपॉन में कितना आ जाएगा, VS प्लस VA। अपॉन में कितना आ जाएगा, VS प्लस VA। BS प्लस कितना आ जाएगा, VA। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एयर का वेट कितना होता है, 0। तो सिंपली मेरे पास में गामा डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WS अपॉन PS प्लस VA। तो देखो गामा डी का मैं दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ना कि सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम किसका आएगा, सॉइल का। कौन सी सॉइल, ड्राई सॉइल। ठीक है, ड्राई सॉइल का वॉल्यूम अपॉन ऊपर तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड और नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ये बात आप लोग स्पेशली ध्यान रखोगे कि ड्राई केस में जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाता है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब देखो इधर मैंने क्या लिखा, गामा डी बराबर वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अपॉन में कितना लिख दिया मैंने, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसको मैंने WS लिख दिया। WS क्यों लिखा, अभी मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि ड्राई सॉइल का जो वेट है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, बिकॉज वेट ऑफ एयर इज एज्यूम्ड टू बी 0। Whenever we have to study the property of soil in which the density, mechanical behavior like friction is important, we study the dry unit weight। अब इसमें क्या बोला है, जो भी अपन देखो डेंसिटीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अपन पढ़ने वाले हैं बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेशन यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट। इसमें से यदि आपको सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, तो अपन जनरली वहां पर किसका यूज करते हैं, ड्राई डेंसिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी का यूज करते हैं।
अब ये ड्राई यूनिट वेट का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ड्राई यूनिट वेट का इसलिए यूज करते हैं कि यदि आप लोग सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट में कुछ भी वेरिएशंस देखते हो तो सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज। अब ड्राई कंडीशन में पानी है ही नहीं, तो आपको कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी वहां पे। ठीक है, दूसरा मानना देखो ये भी है, देखो दूसरा मानना यह भी है कि गामा डी का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखो जब तक अपन सॉइल के ऊपर कोई भी फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं करता है तब तक सॉइल का वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी चेंज नहीं होता है, WS भी चेंज नहीं होता है। तो कंपेरेटिवली गामा डी भी आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं करता है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? इस वजह से ड्राई यूनिट वेट इज यूज्ड एज मेजर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। मतलब ड्राई यूनिट वेट से अपन क्या बता सकते हैं? डेंसनेस ऑफ सॉइल बता सकते हैं। अभी डेंसनेस ऑफ सॉइल कैसे बता सकते हैं? तो देखो गामा डी बराबर क्या था? WS अपॉन V। यदि गामा डी ज्यादा है तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं WS भी क्या रहेगा? ज्यादा। मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स क्या रहेंगे? ज्यादा। और मैंने सॉलिड्स को क्या मान रखा? इनकंप्रेसिबल मान रखा है। तो यदि वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा है इसका मतलब सॉलिड ज्यादा प्रेजेंट है, तो सॉइल ज्यादा क्या रहेगी? डेंस रहेगी। क्या रहेगी? डेंस रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या लिखा? इज इक्वल मोर ड्राई यूनिट वेट मींस मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल। कॉम्पैक्टेड का मतलब है कि उसके अंदर एयर का जो अमाउंट है वो क्या है? कम। क्योंकि अपन ने सॉइल को कैसा मान लिया? ड्राई यूनिट वेट मतलब सॉइल कैसा मान लिया? ड्राई। इसका मतलब वाटर तो है ही नहीं, ओनली क्या प्रेजेंट है? एक तो सॉलिड है और दूसरा क्या प्रेजेंट है? एयर। और जो कॉम्पैक्शन होता है ना, वो कॉम्पैक्शन मेजर किया जाता है परसेंटेज रिमूवल ऑफ एयर, कि कितना वहां से एयर रिमूव हो रहा है। यदि ज्यादा एयर रिमूव हो रहा है फोर्स लगाने पे, मतलब सॉइल हाईली कॉम्पैक्टेड है। यदि कम एयर रिमूव हो रहा है तो सॉइल आपकी कैसी रहेगी? लो कॉम्पैक्टेड रहेगी। ठीक है, तो यदि आपके पास में सॉइल कॉम्पैक्ट हो रहा है कम, इसका मतलब एयर क्या है? कम है। एयर कम है तो सॉलिड क्या रहेगा? ज्यादा। तो वेट देखने को मिलेगा ज्यादा। नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टी है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो देखो किसी भी चीज का यूनिट वेट निकालना हो तो उसका वेट निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। अभी आपको निकालना यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं गामा एस से। सॉलिड के लिए अपन एस टर्म यूज करते हैं। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो वेट ऑफ सॉलिड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WS से। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VS से। तो WS अपॉन VS आपका क्या बन जाएगा? गामा S। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल, किसी एक पर्टिकुलर गिवन सॉइल सैंपल के लिए सॉलिड की क्वांटिटीज में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। मतलब वेट ऑफ सॉलिड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो सिमिलरली आपका जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड रहेगा ये भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। गामा एस भी क्या लेने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो यहां पे देखो क्या फॉर्मूला लिखा है? गामा एस बराबर WS अपॉन VS। क्या लिखा है? गामा एस बराबर WS अपॉन VS। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एक और है, गामा एस बराबर GS इंटू गामा W। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आपको कहां से मिला है। अभी आप यही ध्यान रखिए कि जब आप वेट ऑफ सॉलिड में डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, तब आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में टर्म आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर के लिए अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं? W। तो गामा W हो जाएगा। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे निकालना है? तो सिंपल,
गामा डब्लू बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर अपॉन में कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपली कैसे डिटरमाइन करते हो, सिंपली डिटरमाइन ऐसे करना है कि आपको क्या करना है, 1 लीटर का कोई बर्तन ले लेना है, उस 1 लीटर के बर्तन के अंदर आप पानी भर लो, पानी भर के उसका बाहर निकाल लो, तो 1 लीटर वॉल्यूम का जो वाटर होगा उसका जो वेट आएगा वही उसका क्या होगा, यूनिट वेट होगा। और जो वाटर का जो स्टैंडर्ड यूनिट वेट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आपका रहता है कितना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन पर्पज से इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आगे जो भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके अंदर ये वाला आपका रिलेशन यूज आएगा, गामा डब्ल्यू बराबर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपको रिलेशन थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ वाटर, वी डब्ल्यू का मतलब आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होती है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है सैचुरेटेड यूनिट वेट, या इसी को बोलते हैं सैचुरेशन यूनिट वेट। अब सैचुरेशन के जो स्टार्टिंग का वाला SAT है, इसको निकाल के गामा के आगे लगा दिया। अब सैचुरेशन यूनिट वेट का मतलब क्या हो गया कि जो अभी आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, सैचुरेटेड है। कैसी, सैचुरेटेड, मतलब उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा, सॉलिड। दूसरा कौन प्रेजेंट होगा, वाटर। एयर तो होगा नहीं, सैचुरेटेड है तो। अब सॉलिड के वॉल्यूम को अपन ने क्या लिख रखा है, VS। वाटर के वॉल्यूम को अपन ने क्या लिख रखा है, VW। टोटल वॉल्यूम को क्या लिख रखा है, V। ठीक, सॉलिड के वेट को WS, वाटर के वेट को WW, टोटल वेट को क्या लिख रखा है, W। लिख रखा है कि नहीं लिख रखा। तो यहां पे जो आपका गामा सैचुरेशन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, दोनों को डिवाइड कर। अब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपका क्या आ गया, गामा सैचुरेशन आ गया। आगे बात समझ में। तो सैचुरेशन कंडीशन में जो सॉइल का यूनिट वेट आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन यूनिट वेट बोलते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। जब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है उस समय जो वेट है और जो उस समय का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, गामा सैचुरेशन। अब ये जो गामा सैचुरेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। क्योंकि अभी जब अपन ने फॉर्मूला देखा था गामा सैचुरेशन का, तो उसके अंदर टर्म क्या आई थी, WS प्लस WW अपॉन VS प्लस VW। ठीक है, अब देखो जो वाटर कंटेंट था उस वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था, WW अपॉन WS। तो वाटर कंटेंट का रिलेशन किसके साथ में, वेट ऑफ वाटर के साथ में। वाटर कंटेंट का रिलेशन किसके साथ में, वेट ऑफ वाटर का। और वेट ऑफ वाटर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में, गामा सैचुरेशन के साथ में। इसीलिए जो आपका गामा सैचुरेशन है या सैचुरेशन यूनिट वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है कि सॉइल का वाटर, सॉइल के अंदर कितने अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यूनिट वेट आता है इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। और सबमर्ज कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो सॉइल वाटर के अंदर सस्पेंशन की फॉर्म में रहेंगे, तैरते हुए रहेंगे। ठीक है, जब पार्टिकल सस्पेंडेड रहेगा तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ लिक्विड फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं। इसीलिए जो उस समय यूनिट वेट आता है उसको बोलते हैं बायोंट यूनिट वेट। क्या बोलते हैं, बायोंट यूनिट वेट। अब यहां से जो सबमर्ज का आगे का SUB है
इसको निकाल के गामा के आगे लगा दो तो आपका बन जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट। और गामा सबमर्ज का देखो फॉर्मूला क्या होता है, गामा सबमर्ज को डिटरमाइन करने के लिए अपन फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं कि बायोंट वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कि जिस समय आपके सॉलिड के पार्टिकल तैर रहे हो उस समय जो वेट आएगा सॉइल का वो वेट ले लो, बायोंट वेट ले लो और उसमें डिवाइड कर दो किसका, वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, जिससे आपको यूनिट वेट मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, गामा सबमर्ज बोलते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू। यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस कर दो यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिससे आपको क्या मिल जाता है, सबमर्ज यूनिट वेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको, सबमर्ज यूनिट वेट। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो ये जो गामा सबमर्ज है इसको कभी कभी अपन गामा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गामा लिख के उसके ऊपर डैश लगा दें तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, गामा सबमर्ज को रिप्रेजेंट करता है। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो आपका गामा सबमर्ज होता है वो अप्रोक्सीमेटली गामा सैचुरेशन का कितना होता है, हाफ होता है, आधा होता है। जैसे गामा सैचुरेशन की वैल्यू है 20 तो गामा सबमर्ज कितना मिलेगा आपको, 10 मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 10 नियरली इक्वल टू कितना मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। ठीक, तो ये 2-4 आपको बातें ध्यान रखनी है। तो गामा सबमर्ज को अपन गामा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा डैश बराबर गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है, गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू होता है। ठीक है, दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि जो बायोंट फोर्स का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये जो बायोंट वेट निकालने का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और इसको निकालते कैसे, बायोंट यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सारी की सारी जो सैचुरेटेड सॉइल है वो सबमर्ज्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी सॉइल सैचुरेटेड हो गई तो उसके अंदर पार्टिकल तैरने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा है, ऑल सैचुरेशन कंडीशन आर नॉट अ सबमर्ज्ड कंडीशन, मतलब सारी सैचुरेशन कंडीशन के अंदर सॉइल सबमर्ज रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल तैरे ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे अपन किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है या स्टैंडर्ड जो आपका लिक्विड है उसके यूनिट वेट को जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसमें डिवाइड कर दो। जैसे कि अभी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना किसका, सॉइल का, और जनरली अपन सॉइल में भी किसकी बात करते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉलिड की। तो GS का आपका सिंपल सा फॉर्मूला आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसको अपन गामा S से लिखते हैं, अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। और सॉइल के अंदर जो जनरली स्टैंडर्ड लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, वाटर। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाता है गामा S अपॉन गामा W। ये आपका GS का फॉर्मूला। कहीं कहीं पे नॉर्मल G भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको और GS भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर देखो मैं गामा W का इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो उधर देखो राइट हैंड साइड में मेरा क्या बचेगा, गामा S बराबर कितना आ जाएगा, GS इंटू गामा W। और यही तो अपन ने रिलेशन देखा था कुछ देर पहले कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इनटू क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। तो यहां पे देखो GS का फॉर्मूला आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, गामा S अपॉन क्या होगा, गामा W। अब देखो गामा S भी क्या बताओ, यूनिट वेट, यूनिट वेट। ठीक है, और मुझे बताओ गामा S की यूनिट कितनी आएगी, तो गामा S क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड किसके अंदर, किलो न्यूटन के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके अंदर, किलो न्यूटन के अंदर। गामा W क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, वेट ऑफ वाटर किसके अंदर, किलो
किलो न्यूटन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर। आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो आपकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपको इन दोनों से जो नई यूनिट मिलने वाली है वो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सॉइल की, उसकी यूनिट क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे सर वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, उसके पास में कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो दो यूनिट वेट्स का क्या होता है, रेशियो रहता है। ठीक है, अब देखो जनरली जो आपके पास में सॉइल होती है, यदि मैं उनके कंपाउंड के बेसिस पे देखूं तो एक तो इनऑर्गेनिक होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। पहली तो कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक, और दूसरी कौन सी होती है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक या रासायनिक, इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है उसके अंदर मेनली कौन प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक में कौन प्रेजेंट होता है, आयरन, एल्यूमिना, सिलिका, ठीक, ये सब प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैग्नीज वगैरह। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, इनका जो यूनिट एटॉमिक वेट होता है, जो आणविक भार होता है, वो क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली किसके, जो आपके पास में आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब प्रेजेंट है। तो इनका यूनिट वेट कम होता है कार्बनिक का अकार्बनिक से। यूनिट वेट कम होने का मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जिससे सॉलिड मिला होगा, उनका वेट क्या रहेगा, कम। जब जिससे सॉलिड मिलके बना उनका वेट कम है, वेट कम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, कम। तो वेट कम तो डेंसिटी कम, डेंसिटी कम रहेगा तो जीएस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वो ऑर्गेनिक सॉइल के कंपेयर में क्या रहता है दोस्त, ज्यादा रहता है। क्या रहता है, ज्यादा। और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.6 से लेके 2.75 के बीच में। ठीक है, मतलब 2.5 गुना ज्यादा रहता है, 2.5 टाइम्स मोर रहता है आपका। किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। किसका यूनिट वेट, सॉलिड का यूनिट वेट। कहने का मतलब यह है कि यदि आप उस समय सॉलिड को पानी के अंदर छोड़ दोगे तो पानी के अंदर क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो सॉलिड का यूनिट वेट है वो वाटर के कंपेयर में 2.5 टाइम्स क्या है, ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली। और इनऑर्गेनिक का कितना होता है, 1.22 से लेके 1.4 के बीच में, थोड़ा सा कम रहता है ऑर्गेनिक की तुलना में। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप बोलोगे सर इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल, किसी एक पर्टिकुलर आपके पास में गिवन सॉइल सैंपल है, उसको आप पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में टेस्ट करो, या ड्राई कंडीशन में टेस्ट करो, या सैचुरेटेड कंडीशन में आप टेस्ट करो, आपको वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट। और जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो भी क्या रहता है, WS/VS। तो WS कांस्टेंट, VS कांस्टेंट, तो गामा S भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो गामा S आपका चेंज नहीं होगा हर कंडीशन में, गामा W भी चेंज नहीं होगा, तो G भी आपका कंपेरेटिवली लेस चेंज होगा, कम चेंज होगा, क्योंकि ये जो आपका यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी है ओनली डिपेंड कर रहा है सॉलिड की प्रॉपर्टी पे, सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वहीं अपन आगे एक क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में टर्म आता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ये तो क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगला आएगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अपन लिखते हैं GM। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो अपन ने जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड था उसको कंपेयर किया था यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ में। अब इस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर अपन यूनिट वेट ऑफ सॉइल को कंपेयर करने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ में। मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन क्या बनेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर।
यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल है वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ सॉइल पे, कि यदि आपकी सॉइल ड्राई होगी तो गामा सॉइल किसके बराबर हो जाएगा, ड्राई कंडीशन में गामा डी के बराबर हो जाएगा। यदि आपकी सॉइल सैचुरेटेड होगी तो उस समय गामा सॉइल किसके बराबर हो जाएगा, गामा सैचुरेशन में। यदि आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी उस समय आपका गामा सॉइल किसके बराबर होगा, गामा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये गामा सॉइल है ये डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन पे, इसीलिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये आपकी कैसी है, अपेरेंट वैल्यू है। अपेरेंट का मतलब है कि कुछ क्षण की वैल्यू है। यदि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट चेंज हो जाता है, एयर कंटेंट चेंज हो जाता है तो जीएम क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन जीएस पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का रखना ध्यान। तो देखो जीएम क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। यहां पे क्या लिखा है, बल्क यूनिट वेट अपॉन मैंने क्या लिख दिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और बल्क यूनिट वेट को यदि और एग्जैक्ट लिखना चाहे तो यहां पर अपन लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है उस समय मैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल को क्या लिख सकता हूं, बल्क यूनिट वेट लिख सकता हूं, गामा टी लिख सकता हूं। तो जी तो आपका सॉइल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए अपन ने इसको बोला एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये आपका डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन पे, इसीलिए इसको बोलते हैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, अपेरेंट, आभासी। ठीक है, मतलब ये कुछ क्षण के लिए रहेगी, जैसे ही सॉइल की कंडीशन चेंज होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, अब देखो भाई ये जो आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी था सॉइल का, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है मिनरल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, मिनरल्स में। मैंने बोला ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे मिनरल प्रेजेंट हो जिनका मान लो यूनिट वेट हो ज्यादा, मतलब जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा हो, परमाणु भार ज्यादा हो। अवस्था सारणी पड़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अपन ने देखा कि परमाणु भार क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यदि जो मिनरल है उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो मिनरल किसमें प्रेजेंट होगा, सॉलिड का। सॉलिड का भार भी क्या रहेगा, ज्यादा। सॉलिड का भार जितना ज्यादा रहेगा उतना ही गामा एस क्या रहेगा, ज्यादा। डब्ल्यू एस जितना ज्यादा होगा गामा एस उतना ही ज्यादा होगा, गामा एस जितना ज्यादा होगा जीएस उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। तो जीएस प्रोपोर्शनल होता है मिनरल कंटेंट पे। कौन कौन से मिनरल, जैसे आयरन हो गया, माइका हो गया, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा जीएस आपका डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट पे। मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक में कौन कौन से कंटेंट आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आता है, नाइट्रोजन, ये सब। अब ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं और ये वॉलेटाइल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उसके अंदर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतना ही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये एक दो बातें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अपने पास में एक सॉइल की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी। आई बोले तो इंडेक्स, डी का मतलब होता है डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम होता है डेंसिटी इंडेक्स। क्या नाम होता है, डेंसिटी इंडेक्स। इसका एक और नाम होता है डिग्री ऑफ डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डेंसिटी। कहीं कहीं पे इसको डीआर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, डीआर भी, डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं अपने को। ठीक है, अब देखो ये आपको बताएगा क्या। तो सबसे पहले बात तो आती है कि ये कौन सी सॉइल के लिए क्लासिफाइड होता है। तो जो आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स है ये आपका क्लासिफाई होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किसके लिए होता है दोस्त, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल बोले तो कौन कौन सी आ जाएगी, सैंड और ग्रेवल। ग्रेवल और सैंड को ही बोलते हैं। कोर्स ग्रेन में भी कैसी सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। कौन सी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, बोथ, नन ऑफ दीज। बोथ का मतलब कोर्स और फाइन दोनों के लिए।
तो फाइन के लिए क्लासीफाई नहीं होता है, ओनली कोर्स के लिए क्लासीफाई होता है। ठीक है, फाइन के लिए क्यों नहीं होता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बताता क्या है डेंसिटी इंडेक्स, ये बताता है कि अभी जो आपकी सॉइल है वो कितना ज्यादा डेंस हो रखी है। डेंस का मतलब यह है कि उस सॉइल के अंदर वॉइड्स कितने परसेंटेज अभी प्रेजेंट है। यदि डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा, कहने का मतलब है कि सॉइल डेंस हो जाएगी, घनी हो जाएगी, मतलब वॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो मैंने आपको लिखा। दूसरा क्वेश्चन इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू आता 100। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये ई मैक्स क्या है, ई क्या है, ई मिनिमम क्या है, ये सब बताओ। अब देखो, मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम। इसका मतलब क्या होता है, अधिकतम। और ई का मतलब क्या हो गया, वॉइड रेशियो। ई का मतलब क्या हो गया, वॉइड रेशियो। यहां पे ये लिखा है मिनी, इसका मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम। तो आपको जब आईडी निकालना होता है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ई मैक्स का मतलब क्या हो गया, अधिकतम कितना रिक्ति का अनुपात है, अधिकतम कितना वॉइड रेशियो है। और ई मिनिमम का मतलब है न्यूनतम कितना वॉइड रेशियो है। एक आपके पास में ई का मतलब होता है नेचुरल वॉइड रेशियो। नेचुरल का मतलब जिस समय आप डेंसिटी चेक कर रहे हो मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में, उस समय का जो वॉइड रेशियो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये ई मैक्स, ई मिनिमम, ये सब डिटरमाइन कैसे करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर डिटरमाइन करते हैं। अब कुछ समय पहले मैंने आपको वॉइड रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फॉर्मूला क्या था, वीवी अपॉन वीएस। फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल वीएस तो चेंज होता नहीं है। अब देखो वीवी किस पे डिपेंड करेगा, ई पे। कहने का मतलब है कि वॉइड रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे। यदि वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी क्या होंगे, ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब हवा और पानी ज्यादा होगा। हवा और पानी ज्यादा होगा तो सॉलिड के बीच में गैप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, सॉलिड के बीच में गैप ज्यादा रहेगा तो सॉइल आपकी लूज रहेगी या डेंस रहेगी। तो आप लोग बोलोगे साहब कि सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर है, इसका मतलब सॉइल कैसी है, लूज सॉइल है। कैसी सॉइल है, लूज सॉइल। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि ई मैक्स आपका उस समय का वॉइड रेशियो है जिस समय आपकी सॉइल कौन सी पोजीशन पे हो, लूजेस्ट स्टेट पे हो। कौन सी स्टेट में हो, लूजेस्ट स्टेट में। लूजेस्ट का मतलब डीली सॉइल हो। ठीक, अब ई मिनिमम कब का वॉइड रेशियो है, जिस समय आपकी सॉइल डेंसेस्ट हो। डेंसेस्ट का मतलब पूरी घनी हो रखी हो, फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो, उस समय की बात हो रही है। ठीक, तो ये सब डिटरमाइन करके अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं, अपने को क्या मिल जाता है, आईडी मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास में जो नॉर्मली स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, यूनिफॉर्मली साइज। यूनिफॉर्मली साइज का मतलब है कि स्पेरिकल पार्टिकल्स है और उनकी साइज क्या, नियरली इक्वल टू कांस्टेंट है। उसके लिए जो प्रैक्टिकली आपको जो रिलेटिव डेंसिटी मिलता है, वो रिलेटिव डेंसिटी मिलता है 95%। प्रैक्टिकली 95% आपको आईडी की वैल्यू मिलती है यदि आप उनको क्या करो, फुल्ली कॉम्पैक्ट कर लो तो। ठीक, उसके बाद में आपके पास में मान लो कोई स्पेरिकल पार्टिकल्स है, स्पेरिकल पार्टिकल्स है, वो भी कैसे, यूनिफॉर्म साइज के। यूनिफॉर्म साइज का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल की साइज नियरली इक्वल टू कांस्टेंट है। उस समय ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो की वैल्यू आती है वो आती है 0.91। कितनी आती है, 0.91। और मिनिमम वॉइड रेशियो की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.35। वो आपकी कितनी आती है, 0.35 आती है। आगे बात समझ में कि नहीं है? तो ये आपको कुछ बातें जो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई, यहां पे क्या लिखा है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। जनरली इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो ई मैक्स लिखा है, क्या होता है, तो ई मैक्स बराबर होता है वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट का मतलब जब आपकी सॉइल कैसी पड़ी हो, ढीली पड़ी हो, मतलब जितने ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट हो सकता है उतने वॉइड्स प्रेजेंट कर लो, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमम वॉइड रेशियो। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखो ई मिनिमम, वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। जिस समय आपकी सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में हो, मतलब आप जितने ज्यादा वॉइड्स कम कर सकते हो उतने वॉइड्स आपने क्या कर लिए, कम कर लिए। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो। मिनिमम आपके पास में कितने वॉइड रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल का मतलब संभावित वो। अब ई क्या होता है, नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ द डिपॉजिट। जिस समय आप ग्राउंड की सॉइल का डेंसिटी चेक करना चाहते हो उस समय का वॉइड रेशियो। ठीक है, आज मैं किसी सॉइल की डेंसिटी चेक करना चाहता हूं तो आज उस सॉइल के अंदर कितना वॉइड रेशियो प्रेजेंट है उसको मैं डिटरमाइन करना चाहूंगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपके पास में डेंसिटी इंडेक्स है वो आपको आइडिया बताएगा शियर स्ट्रेंथ और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कैसे बताएगा, देखो कि आईडी आपको क्या बताता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि सॉइल आपकी कितनी ज्यादा डेंस हो रखी है। अब सॉइल जितनी ज्यादा डेंस होगी ना उतनी पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग क्या रहेगी, ज्यादा। बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी तो आप उस सॉइल के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई करोगे तो इंटरलॉकिंग हो रखी होगी अच्छी, डेंसिटी ज्यादा है ना, तो जो सॉइल की लेयर्स रहेगी सॉलिड्स की उनके बीच में इंटरलॉकिंग क्या हो रखी है, अच्छी। और आप इसके ऊपर शियर अप्लाई करोगे तो ऊपर वाली जो सॉलिड की लेयर है इसको बाहर जाने से नीचे वाली लेयर क्या करेगी, रोकेगी, पीछे की तरफ क्या लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, यदि इंटरलॉकिंग अच्छी है तो डेंस ज्यादा होने से, सॉइल डेंस ज्यादा होने से उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। मतलब को कुछ भी आप शियर एक्शन दोगे, शियर फोर्स लगाओगे तो उसको रजिस्ट करने की ताकत क्या रहेगी, ज्यादा। अब आईडी ज्यादा है तो सॉइल डेंस ज्यादा हो रखी है, तो आप लोड लगाओगे तो वो सॉइल कंप्रेस भी क्या होगी, कम होगी, तो उस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस होने की क्षमता या दक्षता कितनी है, कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। अगला पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी इज पैरामीटर यूज्ड इन सैंडी एंड ग्रेवली सॉइल। मतलब ये किसके लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किसके लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब आप पूछोगे कि सर इसको फाइन के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि देखो ये जो ई मैक्स है और ई मिनिमम है, इस ई मैक्स और ई मिनिमम को अपन डिटरमाइन करते हैं प्रैक्टिकली लैब के अंदर। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ई मिनिमम को डिटरमाइन कर पाना थोड़ा टफ टास्क है। मतलब ई मिनिमम को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो फाइन सॉइल के अंदर, क्योंकि फाइन सॉइल के अंदर वॉइड्स की साइज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, तो उसमें से ज्यादा वॉइड्स को बाहर निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ई मिनिमम निकालना थोड़ा टफ टास्क है, इसलिए अपन रिलेटिव डेंसिटी को फाइन सॉइल के लिए क्लासिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद में यदि आपके पास में यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल साइज है वो नियरली इक्वल टू कैसी है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। और पार्टिकल की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, जो शेप है ना गोलाकार शेप है, बॉल की तरह दिखने वाला। तो आपको मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिलता है वो 0.91 मिलता है, और मिनिमम वॉइड रेशियो कितना मिलता है, 0.35 मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या कर रखा है, इस आईडी के करस्पॉन्डिंग सॉइल को बता रखा है कि सॉइल कैसी रहेगी, लूज रहेगी, डेंस रहेगी, किस तरह की रहेगी, ठीक है। तो अपन ने देखो एक टेबल बना रखी है कि आईडी, और इधर मैं लिखता हूं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सॉइल कौन से नेचर की होगी, मतलब सॉइल ढीली होगी या ठोस होगी, डेंस होगी। तो यदि आईडी की वैल्यू हो जाती है 0 से 15 के बीच में, तो इसको बोलते हैं वेरी लूज। सॉइल है वो कैसी है, वेरी लूज है, ठीक है। यदि आपकी वैल्यू हो जाती है 15 से 35 के बीच में, 15 से 35 के बीच में, ऐसी सॉइल को अपन बोलते हैं लूज सॉइल। वेरी लूज का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा लूज है,
मतलब कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यदि फोर्स लगाओगे ना तो सॉइल काफी ज्यादा दब जाएगी। 15 से 35 के बीच में तो लूज सॉइल, 35 से 65 के बीच में तो आपकी सॉइल रहेगी मीडियम डेंस। कैसी रहेगी? मीडियम डेंस रहेगी। और 65 से 85 के बीच में तो आपकी सॉइल कैसी रहेगी? डेंस रहेगी। ठीक। और 85 टू 100 के बीच में तो आपकी सॉइल कैसी रहेगी? वेरी डेंस रहेगी, हाईली डेंस रहेगी। तो इसको आप इस ऑर्डर में याद रखना, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 और 85 से 100 याद रखना। ठीक है। तो ये अपन ने एक टेबल बना रखी है रिलेटिव डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है। 0 से 15 तक वेरी लूज, 15 से 35 तक होता है लूज, 35 से 65 तक होता है मीडियम डेंस, और 65 से लेके 85 तक, 65 से लेके 85 तक आपका डेंस होता है, और 85 से 100 तक कितना होता है? वेरी डेंस होता है। तो यदि कभी पूछ लिया जाए कि मीडियम डेंस के लिए आपका रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, तो आपका बिटवीन रहता है 35 से लेके 65 तक। और ये जो भी मैंने वैल्यू लिखी है, वैल्यू किस में लिखी है? परसेंटेज की फॉर्म में लिखी है। 0 से 15%, 15 से 35%, 35 से 65%, 65 से 85% और 85 से 100 प्रतिशत में वैल्यू, सारी परसेंटेज के अंदर वैल्यू। ठीक है। अब देखो इसी के साथ एक चीज आपको और बताता हूं कि मैंने आपको आईडी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम। परसेंटेज में लिखना है तो 100 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, जब सॉइल आपकी लूजेस्ट स्टेट में रहेगी, लूजेस्ट स्टेट में रहेगी मतलब जितना आप उसको लूज कर सकते हो, ढीला कर सकते हो, उतना कर लो। और मैंने बताया लूजेस्ट स्टेट के अंदर जो आपका वॉइड रेशियो होता है, वो वॉइड रेशियो किसके बराबर होता है? E मैक्सिमम के बराबर। ज्यादा वॉइड रेशियो होगा। यदि E आपका E मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, E आपका E मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, तो आईडी देखो कितना आएगा? देखो E मैक्स माइनस कितना E, और E किसके बराबर हो गया? E मैक्स के बराबर, अपॉन क्या आएगा? E मैक्स माइनस E मिनिमम इंटू कितना आ जाएगा? 100। E मैक्स से E मैक्स गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। खत्म। ठीक। यदि मैं बात करूं सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में, सॉइल आपकी जितना ज्यादा आप उसको दृढ़ बना सकते हो उतना दृढ़ बना दो, उस समय जो E होगा वो किसके बराबर होगा? E मिनिमम के बराबर होगा। और E आपका E मिनिमम के बराबर होगा तो देखो आईडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? E मैक्स माइनस E मिनिमम, क्योंकि ये जो E है ना, इस E के बराबर में क्या लिख दो? E मिनिमम अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम इंटू क्या कर लूंगा मैं? 100 कर लूंगा। तो देखो E मैक्स माइनस E मिनिमम, नीचे भी क्या है? E मैक्स माइनस E मिनिमम, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। दोनों का रेशियो 1 आएगा। 1 को जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100%। तो आपसे पूछ लिया जाए कि थ्योरेटिकली लूजेस्ट स्टेट के अंदर रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 0%। कितनी होती है? 0%। और आपसे पूछ लिया जाए कि थ्योरेटिकली डेंसेस्ट स्टेट के अंदर रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 100% होगी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, और ये टेबल भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और यहां से आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आप सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी बढ़ाओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो, रिलेटिव डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो सॉइल आपकी लूज से किधर की तरफ जा रही है? डेंस की तरफ। मतलब सॉइल के पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। आगे बात समझ में? जिससे सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, और स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब आप हैवी लोड्स का बिल्डिंग उस सॉइल पे क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो। तो ये जितने भी अपन ने प्रॉपर्टी देखी ना, इस प्रॉपर्टी से अपन ये देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस से कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। आप जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो उसके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। मतलब आपकी जो डिजायर है, उस डिजायर को वो फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता।